Very good morning, good afternoon and good evening to all of you. Dear students, myself कुमार राकेश और आज मैं इस छोटे से चैनल पे एक बार फिर आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नया लेक्चर लेके आ रहा हूँ। तो बच्चों ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है प्लस टू में और इस पर्टिकुलर लेक्चर के माध्यम से आपके कम से कम 3 नंबर पक्के होने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो यूनिट है ये आपकी 3 मार्क्स की है। तो बच्चों पहले हम थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया वो दिया मैक्सवेल ने। बच्चों पहले ये इक्वेशन ऑफ आपकी इलेक्ट्रिसिटी और इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिज्म, ये इक्वेशंस काफ़ी वर्षों तक बिना यूज़ किए ही पड़ी रही। गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, गॉस लाइन मैग्नेटोस्टैटिक, एम्पियर सर्कुलर लॉ एंड फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये इक्वेशंस वैसे ही पड़ी रही। तो इन इक्वेशंस को कोलैबोरेट किया, इन इक्वेशंस को कंबाइन किया और जो रिजल्ट आया बेटे उसके बहुत चमत्कारिक जो प्रभाव थे वो देखने में नज़र आए। आज जो आप टेलीकम्युनिकेशन के युग में जी रहे हो, आज जो आप मोबाइल नेटवर्क से काम कर रहे हो, आज जो आप लाइव स्ट्रीमिंग करवा रहे हो, ये सारे का सारा किसके ऊपर डिपेंड करा? ये सारे का सारा डिपेंड करा मैक्सवेल की इक्वेशंस के कोलैबोरेशन के कारण ये सारी चीज़ें जो है वो एग्जिस्टेंस में आई। तो बच्चों आज हम डिटेल में स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस वीडियो के साथ अंत तक बच्चों बने रहिए और कॉपी पेंसिल उठाइए और साथ में नोट्स बनाना बच्चों शुरू करिए। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा मैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो नाम से ही पता चल रहा है, तो सबसे पहले हमारे पास है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सर्किट को एनालाइज करते हैं, जैसे कि मैक्सवेल ने सर्किट को एनालाइज किया। कैसा सर्किट बच्चों? उसमें एक कैपेसिटर है, उसमें एक बैटरी है और एक की है। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है आपके पास, इस प्लेट के ऊपर प्लस क्यू चार्ज और इस प्लेट के ऊपर इंडक्शन के कारण नेगेटिव चार्ज। यदि ये आपके पास कैपेसिटर चार्ज है तो, लेकिन यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर कैपेसिटर को अनचार्ज यहाँ पे हम बच्चों लेंगे, ठीक है, और इसके साथ हम नेगेटिव पॉजिटिव और यहाँ पे हमारी की ये हम साथ में बच्चों हम लगा देंगे। ये बी क्या आपके पास बैटरी। तो बच्चों जैसे ही हम की के को स्विच ऑन करेंगे तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग। यहाँ से करंट आपका चलेगा और यहाँ पे करंट आपका आएगा। पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल पे आपका आएगा। तो ये करंट कब तक रहेगा आपका, कब तक फ्लो करेगा? जब तक कि कैपेसिटर की प्लेट्स फुली चार्ज नहीं हो जाती। एक बार आपकी कैपेसिटर की प्लेट फुली चार्ज हो गई तो आपका जो कंडक्शन करंट है वो आपका स्टॉप हो जाएगा, जो कि वायर्स में फ्लो कर रहा है। तो बच्चों मैक्सवेल ने क्या किया, इस पर्टिकुलर सर्किट में 3 रीजन जो है वो लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो आपका कैपेसिटर सर्किट है यहाँ पे उसने 3 रीजन्स सेलेक्ट किए। ये आपके पास उसने लिया रीजन 1, ये बच्चों रीजन 2 और ये कौन सा रीजन लिया उसने 3। और यहाँ पे उसने क्या किया बच्चों, यहाँ पे उसने एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाया तीनों रीजन्स में। तो रीजन 1 का रिजल्ट आपके पास क्या है बेटे, यहाँ पे B.dl राइट इज इक्वल टू कितना है बच्चों आपके पास, म्यू नॉट आई। तो ये सिंपल इक्वेशन है एम्पियर सर्कुलर लॉ की कि मैग्नेटिक फील्ड जो है आपकी उसका जो लाइन इंटीग्रल है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। जितना करंट किसी क्लोज लूप से थ्रेड करेगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड आपकी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी उस पर्टिकुलर। जब मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल है करंट के लिए और करंट रिस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, तो V.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब अगेन बच्चों इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को रीजन 2 में लगाया उसने। तो रीजन 2 में लगाया तो ये अपने पास क्या आ गया, B.dl इज इक्वल टू 0।
क्योंकि रीजन 2 में जो हमने लूप सेलेक्ट कर रखा है उस लूप में से कोई भी वायर आपकी नहीं निकल रही बेटे, तो ये लूप आपका ऐसे ही पड़ा है। तो B डॉट डी एल कितना आ गया बच्चों आपके पास है 0। सिमिलरली बेटा रीजन 3, तो रीजन 3 में आपके पास क्या है B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो बच्चे मैक्सवेल को सोच आ गई कि जब आपके बीच वाले रीजन में आपका एम्पियर सर्कुलर लॉ वैलिड नहीं है, तो बीच में करंट नहीं है इस लॉ के मुताबिक, तो आपका जो सर्किट है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट सर्किट है ये, तो ये आपका जो सर्किट है ये करेक्ट नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये जो सर्किट है ये बच्चों लॉजिकली, ठीक है, इनकरेक्ट सर्किट है आपके पास, ये लॉजिकली ये ठीक सर्किट नहीं है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है जिससे आपका जो करंट है वो पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है, तो देयर इज समथिंग मिसिंग। मैक्सवेल ने कहा कुछ ना कुछ मिस हो रहा है। तो मैक्सवेल ने थोड़ा सा यहाँ पे जोर लगाया कि ये जो खुद ही इसका सोल्यूशन ढूंढा और उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो है वो अपीयर हो रहा है इंडक्शन से, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपीयर हो रहा है और यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रही है। तो बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड गैप के अंदर, कैपेसिटर की प्लेट के गैप के अंदर जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी डेवलप हो रही है वो फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप यहाँ पे गॉस लॉ लगाओगे तो बच्चों E इज इक्वल टू कितना आपके पास सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, तो E इज इक्वल टू Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा, E डॉट डी एस, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा, वेरी करेगा। तो यहाँ पे हम E की वैल्यू पुट करेंगे सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू डी एस। देखो बेटा E और डी एस दोनों आपस में कितना एंगल बना रहे हैं, 0 डिग्री। E और डी एस कितना एंगल बना रहे हैं, दोनों 0 डिग्री, क्योंकि जो सरफेस एरिया हम जो नॉर्मल वेक्टर ले रहे हैं वो नॉर्मल टू दी क्या है बच्चों आपके पास सरफेस है। तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आपके पास E डॉट डी एस। तो यहाँ पे डी फाई इज इक्वल टू कितना आपके पास E डॉट डी एस। और यदि हम फाई की बात करें तो फाई इज इक्वल टू सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू एस। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई बेटे, क्योंकि फ्लक्स टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास सिग्मा की वैल्यू हमने पुट कर ली, कितनी है बच्चों सिग्मा की वैल्यू हमारे पास Q बाय में ए की बजाय आप सरफेस एरिया S लिख लो एप्सिलॉन नॉट, ओके, इनटू डी एस। तो यहाँ पे बच्चों आप डी एस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे आपके पास क्या है, डी वाई में डी टी। तो डी फाई वाई में डी टी इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू वाई में डी टी। तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई वाई में डी टी इज इक्वल टू आई। तो बच्चों ये जो करंट है आपका, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन के कारण पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ है, इस पर्टिकुलर करंट को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि ये गैप में प्रोड्यूस हुआ है। तो आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई वाई में डी टी, दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों यहाँ पे हमें ये बात पता चली कि ये वायर्स हैं, ये जो वायर्स आपकी गिवन है, इन वायर्स में तो आपका कंडक्शन करंट फ्लो करेगा और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के प्लेट्स के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो करेगा। तो यहाँ पे जो मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो आपके पास क्या आ जाएगा बेटे, मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुलर लॉ आपके पास आ जाएगा जो V डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है ये कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो अब ध्यान से देखिए आप इसको, जब आपका करंट इस पर्टिकुलर वायर के अंदर फ्लो कर रहा है तो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है बच्चों, 0। तो V डॉट डी एल कितना आ गया आपके पास, V डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगेन गैप में आएंगे हम, ये रीजन 1 में है,
रीज़न 2 में आएंगे अब जब हम, तो B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी। सिमिलरली रीज़न 3 में B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। इट मीन्स दैट अब आपका जो सर्किट है वो लॉजिकली करेक्ट सर्किट है। तो बच्चों इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से 2-3 बातें दिमाग में आई। देखो ऑस्टर ने क्या कहा, ऑस्टर ने कहा कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा किसी भी वायर में से, तो आसपास के स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद ऑस्टर से थोड़ा सा हम आगे चलें तो फैराडे ने कहा, फैराडे ने क्या कहा कि जब भी आप मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो क्या हो जाएगा बेटे, ईएमएफ जो है वो या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ईएमएफ क्या हो जाएगी, इंड्यूस या फिर करंट चलना शुरू हो जाएगा। तो बेटे यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ जो मैक्सवेल ने किया, और इस काम के लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है, वो किसको जन्म दे रही है बेटे, वो जन्म दे रही है स्पेस के अंदर। ठीक है, स्पेस के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है वो बेटे डिस्प्लेसमेंट करंट को जन्म दे रही है। तो इसके बहुत ज़्यादा कंसीक्वेंस हुए, क्योंकि लोगों को फर्स्ट टाइम ये पता चला कि स्पेस के अंदर भी आप इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोपोगेट करवा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों, दोनों को प्रोपोगेट करवा सकते हैं। तो जब दोनों को प्रोपोगेट करवा सकते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो वेव जनरेट होगी स्पेस के अंदर, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या होगी बच्चों, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मार्कोनी, हर्ट्ज, इन्होंने वेव को जनरेट करके दिखाया यूजिंग सिंपल एलसी सर्किट। तो बच्चों अब हम थोड़ी सी और प्रॉपर्टी स्टडी करने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, पूरे लेक्चर को देखिए बेटे, इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स आज आपको मैं कवर करवाने वाला हूँ, तो आप आराम से देखिए बच्चों जो भी काम हो रहा है आपका। तो बात आ रही है कि इसके कंसीक्वेंस क्या हुए, इसके रिजल्ट क्या आए। तो पहला रिजल्ट आया कि जो एसोलेटेड चार्ज है, एसोलेटेड चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, ये जो है जिस स्पीड से ट्रैवल करते हैं स्पेस से, वो स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप ये भी कह सकते हो कि c इज इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। जो भी सिग्नल आपको जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आपका ट्रैवल करता है वो स्पीड ऑफ लाइट से आपका चलता है। तीसरे नंबर पे इन्होंने ये बताया कि डिस्प्लेसमेंट करंट भी कोई चीज़ होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी आपकी कोई चीज़ होती है और ये हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होता है बेटे। चेक कर लेते हैं, आई डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट d∅ में dt। तो बच्चों एप्सिलॉन नॉट d/dt, फाई कितना आपके पास e डॉट ds। तो डियर स्टूडेंट्स एप्सिलॉन नॉट d/dt q/ds एप्सिलॉन नॉट इंटू ds। तो ये आपके पास एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, आई डी इज इक्वल टू dq/ में dt विच इज इक्वल टू i। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जा सकता है कि आप प्रूव करिए कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है दैट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट। तो ये आपके पास है। एक क्वेश्चन और है बेटे जो आपको बोर्ड में पूछते हैं जनरली, वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। आपको ये कहा जाता है पेपर में कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ड्रॉ करो जो कि प्रोपोगेट कर रही है एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बच्चों सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है। जिस वेव में बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, दैट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो
हमें ये कह रहा है यहाँ पे कि ड्रॉ करिए आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग प्रोपोगेट कर रही है। तो बच्चों हम यहाँ पे 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस ले लेंगे, एक्स एक्सिस, बाई एक्सिस, और तीसरी कौन सी ले लेंगे बच्चों, जेड एक्सिस। ओ इज द ओरिजिन। तो बच्चों क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये सिनोसाइडल है बेटे, राइट। सिनोसाइडल मतलब इसको हम साइन वेव से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका वेव है और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये आपका ई। तो एक आफ्टर हाफ साइकिल इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगी तो उसके साथ क्या एसोसिएट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड। यही तो हमने स्टडी किया बेटे। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, और ये जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये आपके पास डायग्राम है। तो यहाँ पे देखो बेटा, वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेटिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बच्चों ये आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और जो ईएम वेव है आपके पास वो कैसी है बच्चों, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपकी ट्रांसवर्स है नेचर में। तो नेक्स्ट हम इसी को ही प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रांसवर्स है इसका नेचर कैसे बेटे। तो अब हम प्रूव करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ट्रांसवर्स इन नेचर। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं बेटे कि ये बेटे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है जो अभी करवाने वाला हूँ आपको मैं। ईएम वेव प्रूव करने को आ रहा है आपको कि ये जो वेव है आपकी ट्रांसवर्स इन नेचर, नेचर में कि कैसा है इसका ट्रांसवर्स नेचर है। तो लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग along एक्स एक्सिस, राइट। तो हम ये जो वेव है ये एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट कर रही है बच्चों। हम एक क्लोज्ड पैरेललियोपाइप्ड ले लेते हैं बेटे वेव के रास्ते में। इस हिसाब से लेते हैं कि जो एजेस ऑफ द पैरेललियोपाइप्ड है दैट आर पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो ये आपके पास पैरेललियोपाइप्ड है बच्चों। ये पॉइंट O A B C D E F G, और ये बच्चों एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। तो अब जो आपकी जो वेव है वो किस तरफ प्रोपोगेट कर रही है बेटे, एक्स डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, एक्स डायरेक्शन में। क्योंकि ये जो हमने स्पेस इनक्लोज्ड स्पेस लिया है इसका जो एक एंड ये है, एक फेस, इसको फेस बोल दे बेटा हम। एक फेस एंटरिंग वाला फेस है, एक फेस आपका EB AF लीविंग फेस है। यहाँ से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है एंटर करेगी, ये इस फेस से क्या करेगी बेटे, लीव करेगी। तो अब हम ये मान लेते हैं कि सिंस this parallelepiped does not enclose any charge, since this parallelepiped does not enclose any charge, so E dot ds equal to 0। तो अब ये कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं कर रही, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो क्या आपके पास है, 0। क्योंकि जितना फ्लक्स यहाँ पे एंटर करेगा उतना ही फ्लक्स यहाँ से लीव करेगा। तो E डॉट ds इज इक्वल टू 0। तो बच्चों क्योंकि ये पूरे पैरेललियोपाइप्ड की बात हो रही है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन ले लोगे GOCD E डॉट ds प्लस FABE E डॉट ds, राइट। ये पॉइंट आपका x है मान लो, और ये पॉइंट आपका x डैश है, ठीक है। वेव इज प्रोपोगेटिंग अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे यदि हम इसको x मान लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम x डैश मान सकते हैं।
प्लस बाकी के जो फेस हैं ओ जी एफ ए ई डॉट डी एस, ये वाला लोअर फेस आपका। इसके बाद कौन सा फेस आएगा? अपर फेस डी ई बी सी ई डॉट डी एस। उसके बाद बेटे ये वाला फेस आपका प्लस ये वाला फेस डी ई एफ जी, डी ई एफ जी ये फेस है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस, प्लस इसके बाहर वाला फेस सी बी ए ओ, सी बी ई सी बी ए ओ ई डॉट डी एस इक्वल टू 0, क्योंकि बेटा जो वेव है वो प्रोपोगेट कर रही है आपकी एक्स एक्सिस के अलाउ। तो ये जो फेस है आपके, ये वाला फेस और ये वाले जो फेस हैं और ये वाला फेस, इसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फ्लक्स कितना होगा? 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? ये वाला फेस कंट्रीब्यूट करेगा ई एक्स डॉट डी एस, प्लस अगले वाला फेस भी कंट्रीब्यूट करेगा ई एक्स डॉट डी एस, क्योंकि वेव किसके अलोंग प्रोपोगेट कर रही है? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको ई इंटू एक्स डॉट, ये डी एस है आपके पास, इसको आप बच्चों एस लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं इसको हम एस? देखो बेटा, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है आगे की तरफ, और जो नॉर्मल टू दी सरफेस है डी एस वो पीछे की तरफ। तो एंगल कितना है यहाँ पे? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आप माइनस साइन इंक्लूड कर लो बच्चों, ई एक्स एस प्लस, अब इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ है और जो एरिया वेक्टर है वो भी आगे की तरफ है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई एक्स डैश इंटू एस इक्वल टू 0, ये हमारे पास आ गया बेटा। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हो माइनस ई एक्स एस प्लस ई एक्स डैश एस इक्वल टू 0। तो ई एक्स माइनस ई एक्स डैश माइनस ई एक्स इंटू एस इक्वल टू 0। तो बच्चों एस नॉट इक्वल टू 0, तो ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, ई एक्स डैश इक्वल टू ई एक्स। क्या बता रहा है ये बच्चों? ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे है। लेकिन हमने अभी क्या पढ़ा बेटे कि जो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जन्म नहीं दे सकती। तो यहाँ पर भी फील्ड स्टैटिक है, यहाँ पर भी फील्ड स्टैटिक है। अब वेव तो प्रोपोगेट हो रही है बच्चों, अब वेव तो आपकी प्रोपोगेट हो रही है, लेकिन जो रिजल्ट है वो क्या दिखा रहा है? रिजल्ट दिखा रहा है कि यहाँ पर भी स्टैटिक फील्ड है, यहाँ पर भी स्टैटिक फील्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो कंपोनेंट of electromagnetic wave in the direction of propagation of wave. See, in a similar fashion we can prove that B dot B by equal to B by dash, B x equal to B x dash। तो x एक्सिस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का भी कोई भी कंपोनेंट नहीं है। तो इतना आप पेपर में लिख सकते हो, आपको मार्क्स बेटे पूरे मिलेंगे। So there is no component of electric field vector or magnetic field vector in the direction of propagation of wave. It means that electromagnetic wave is transverse in nature. तो बेटे इसके बाद आपका इस पर्टिकुलर यूनिट से एक और टॉपिक है, that is electromagnetic spectrum। तो बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब आप रेडिएशन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, उनके या तो आप इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में लिखते हो बेटे, या फिर आप उसको डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी ऑर्डर में लिखते हो, तो आपको पूरी की पूरी रेडिएशंस का पता चल जाता है कि किसकी कितनी वेवलेंथ है, किसकी कितनी फ्रीक्वेंसी है। जितनी भी वेव्स हैं आपकी सारी की सारी स्पीड ऑफ लाइट से आपकी ट्रैवल करती हैं। कई बार क्वेश्चन पेपर में आपको बोल देता है कि राइट ऑल 4 मैक्सवेल इक्वेशंस। तो या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, सबसे पहले आप लिख दोगे, बात आएगी ना आपकी बेटा कि मैक्सवेल इक्वेशंस लिखिए, तो मैक्सवेल इक्वेशंस को आप ऐसे लिख दोगे ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू वाई में एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास है गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आपके पास है गॉस लाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक।
स्टैटिक। सिमिलरली आपके पास दूसरी इक्वेशन बनेगी B डॉट डी एस इज इक्वल टू कितना आपके पास बेटे, B डॉट डी एस आपके पास आएगा 0। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। और यहाँ पे आपके पास जो थर्ड है, ये अभी हमने किया बेटे, थर्ड जो अभी हमने किया कि B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट I प्लस आई डी। इसको हम बोल देते हैं मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्या बोल देते हैं बच्चों इसको? मॉडिफाइड एम्पियर सर्कुटल लॉ। और चौथे नंबर पे हमारे पास है फाई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई में डी टी। इसको हम बोलते हैं गॉस लॉ इन फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। कई बार इसको इंटेग्रल फॉर्म में लिखना चाहें हम, E डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी सरफेस इंटेग्रल B डॉट डी एस। तो बच्चों इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लास्ट बच्चों आपके पास जो इक्वेशन है F इज इक्वल टू क्यू E प्लस बी क्रॉस वी, ये बच्चों इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। और ये इक्वेशन आपको क्या बताती है? ये इक्वेशन आपकी, ये आपके पास है लॉरेंज इक्वेशन। तो बच्चों जितना भी आपका मैग्नेटिज्म है, जितनी भी आपकी टेलीकम्युनिकेशन है, वो सारी की सारी इन इक्वेशंस पे डिपेंड करती है। तो ये सारी इक्वेशंस किसकी इक्वेशंस हैं? मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, ठीक है। मैक्सवेल है तो अलग अलग साइंटिस्ट की, लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को मिला दिया और बताया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होती है। तो बच्चों इस काम के लिए ही मैक्सवेल जी को नोबेल प्राइज़ मिला। तो बच्चे आप कम लाइक करते हैं, यदि वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक करिए, कमेंट करिए और मैक्सिमम शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।